देखिए 2021 इसमें क्या है कि हमारे पास इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडक्टर है पी क्यू, जो इसकी लंबाई इनफाइनाइट है, यानी ये इस तरफ भी बढ़ सकता है और इस तरफ भी बढ़ सकता है, ठीक, इनफाइनाइट है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। क्या है, ये करंट है जो कि 5 एम्पियर की है, ठीक। इससे एक पॉइंट रखा हुआ है, मान लेते हैं पॉइंट हमारा क्या है, पी क्यू आर। आर पॉइंट है जो कि इस कंडक्टर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितने डिस्टेंस पे है, 20 यानी इसको स्मॉल आर है तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है कितनी है, 10⁵ मीटर पर सेकंड की मूव कर रहा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो, पढ़ना जिसको। एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, जो कि जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, मूविंग विद स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द कंडक्टर, यानी इसके पैरेलल हमें मूव करना है। इससे ये कंडक्टर है, इसके पैरेलल हमको मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड दी गई ये दी गई। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक, क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक। ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस 5 एम्पियर में, इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पर कितना फोर्स आएगा, ये हमें बताना है। तो फोर्स के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स जब निकालते हैं तो इक्वल टू होता है चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, QVB, ये फोर्स का फार्मूला होता है। यहाँ पर चार्ज कौन सा लिया जाएगा, क्योंकि बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनको सबको पता होता है। तो Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पर Q की वैल्यू है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। क्या होता है, कूलम होता है। इसके अलावा हमारे पास जो वेलोसिटी दी गई है v कितना है, v हमारे पास दिया हुआ है 10⁵ मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा याद रखना, कोई भी लॉन्ग कंडक्टिंग इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है अगर हमारे पास, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो क्या आता है, उसके लिए फार्मूला होता है μ0 डिवाइड बाई 2π, ठीक है। कितनी करंट है और ये कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर ये r दिया हुआ है, ठीक, कितनी डिस्टेंस है, ये r है, यानी जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ तक की डिस्टेंस, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके लिए अब हमारे पास सुनो, हमारे पास जो वैल्यू होती है μ0 डिवाइड बाई 4π, ये वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 10⁻⁻⁷। यहाँ पर क्या है, μ0 डिवाइड बाई 2π, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। b इक्वल टू μ0 डिवाइड बाई 4π कर देते हैं और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाई कर देते हैं 8 से। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। μ0 डिवाइड बाई 4π की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻⁷ है। 2 इंटू कितना है, 2 है, i की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे किससे डिवाइड करोगे, नीचे ये इसकी वैल्यू तो μ0 डिवाइड बाई 4π की वैल्यू तो ये हमने लिख दी, बचा r की वैल्यू कितनी है, कितनी डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, 10⁻⁴, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, मीटर में बदल दिया है, ठीक, सॉरी 10⁻², सेंटीमीटर से मीटर में बदलोगे तो 100 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर देखो, ये 5 दूनी 10 होगा, 0 कट जाएगा, बचेगा 2। यहाँ क्या बचा, 10 की पावर माइनस, ये हमारे पास बचेगा 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर बचेगा 10 की पावर माइनस का 5 बचेगा, 2 पावर कम हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब हमें फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए लगा दो F इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम है, ठीक। इसके बाद क्या है हमारे पास v, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 10 की पावर 5 है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है कितना निकला है, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 है। अब इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 बचेगा 80 होगा, 80। यहाँ पर पॉइंट एक ये है, एक पॉइंट ये है, पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे। पावर कितनी है, 10 की पावर माइनस का 19 है, ये कितना हो जाएगा, ये 5 से ये 5 कम हो जाएंगे, कट जाएंगे, यहाँ बचेंगे 10 की पावर माइनस का 19। अब इसको जब और मॉडिफाई करेंगे तो एक पावर हटा के 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 20 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा सेकंड आ जाएगा।
देख लो, समझ लो, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड से कर लेना, ठीक है। क्या बात है, एक हमारे पास कंडक्टिंग वायर है जिसकी लंबाई कितनी है, इनफाइनाइट है, यानी ये जो हमारे पास है कंडक्टिंग वायर, इसकी जो लंबाई है इनफाइनाइट लंबाई का स्टेट कंडक्टर जिसमें जो करंट फ्लो की जा रही है वो 5 एम्पियर की है, करंट 5 एम्पियर की है, ठीक। इसमें इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट R मान लिए हैं, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है v × 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस कंडक्टर की वजह से, ठीक है। इस कंडक्टर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। बस कुछ फोर्स का फार्मूला क्या है, Q × V। V क्या है, Q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, याद होना चाहिए। स्पीड दी गई है मैग्नेटिक फील्ड। कभी भी लॉन्ग एक हमारे पास इनफाइनाइट लंबाई का कंडक्टिंग वायर अगर होता है, कंडक्टर होता है, उसमें करंट I फ्लो हो रही होती है, तो उसकी वजह से किसी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला ये होता है। फिर उसका हमें पता है μ0/4π की वैल्यू ये होती है, इसकी वजह से हमने यहाँ पर इसको अरेंज कर दिया, नया फार्मूला बना लिया, ठीक। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वैल्यू पुट की, तो यहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, फिर उसके बाद उठा के इसमें रख दिया, तो हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाय। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 2021 नीट का पेपर है। इसमें देखो जरा, इसमें हमारे पास फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम ये सब दिया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि डायमेंशन हमको बतानी है एनर्जी की। देखो यहाँ पर हमारे पास फोर्स है, एक्सीलरेशन है, टाइम है, यही 3 है, ठीक है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। हमारे पास एनर्जी जो होगी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के, और इसके बाद एक्सीलरेशन के, और इसके बाद टाइम पीरियड की, जो दिया गया है। लेकिन इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी पावर क्या है, ये हमको पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो हमारे पास फोर्स है उसकी पावर स्मॉल a है, जो हमारे पास एक्सीलरेशन है उसकी पावर स्मॉल b है, और जो हमारे पास टाइम है उसकी पावर स्मॉल c है, ठीक है। अब हमारे पास एनर्जी, एनर्जी की जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन में लिखो, एनर्जी की जो डायमेंशन होती है क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है mL² L2 T⁻²। ये हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन होती है। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mL2 T⁻²। m का मतलब है मास, kg आता है तो उसका m से लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर लेंथ है, और ये हमारे पास टाइम डिवाइड बाई टाइम इनवर्स। ये इनवर्स क्यों है, क्योंकि टाइम से डिवाइड होता है। तो ये डायमेंशन होती है एनर्जी की। अब हमें क्या करना है, फोर्स की, जो हम क्या करते हैं फोर्स की, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की हमारे पास होता है mL T⁻⁻1 और ये 2 होता है। ये हमारे पास फोर्स हो गया, क्या हो गया, फोर्स, ठीक है। यहाँ पर 1 होता, सॉरी, यहाँ पर ये 1 होगा, और ये इसके बाद क्या आता है, एक्सीलरेशन आता है। क्या आता है, एक्सीलरेशन, ये इसमें T⁻²। फोर्स की क्या होती है डायमेंशन, mL L⁻1 T⁻², और इसकी होल पावर हमने क्या माना है, a माना है। इसके बाद एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी मीटर का मतलब m नहीं आएगा, यहाँ पर l आएगा, और T⁻², आएगा। फोर्स न्यूटन होता है, न्यूटन की डायमेंशन ये होती है, ठीक है। अब ऐसे अगर नहीं आता तो फोर्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ma लिख सकते हैं। m की क्या होती है, मास की m लिखते हैं डायमेंशन, a की क्या होती है, l, और t की -2। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स की है, ये एनर्जी की है। अब समय, टाइम, इसकी पावर क्या है, b है। अब समय की देखो, टाइम की क्या होती है, T⁻1, ये हमारे पास c आ जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, mL⁻2 T⁻², ठीक है। ये एनर्जी का है, याद रखना है। एनर्जी अगर नहीं निकालना आता तो एनर्जी के लिए हमारे पास क्या होता है, जो एनर्जी होता है वो हमारे पास E क्या कर सकते हो, फोर्स इंटू लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी निकल आएगा। तो यहाँ पर देखो, अब इसके बाद ये पावर जो है मल्टीप्लाई कर दो अंदर, m को एक साथ ले लो, l को एक साथ ले लो, m यहाँ पर एक है, a, ये क्या आ जाएगा, ma, और किसी में तो m है नहीं, यहाँ पर केवल है और a से मल्टीप्लाई है। अब इसके बाद क्या है, l, यानी a⁻1 है, ये a से मल्टीप्लाई कर दो, ये a आ जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, ये कितना l है, इसका मतलब क्या है, प्लस b,
ठीक है, पावर। अब टी में आ जाओ, टी की पावर यहाँ पर क्या है माइनस का 2 है, टी की पावर कितना है, टी की पावर माइनस का 2 है, ये पावर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर देखो टी की पावर माइनस 2 भी है और यहाँ पर क्या है टी की पावर प्लस 1 है यानी सी है। ठीक है, ये हमने बराबर कर लिया। यहाँ पर 2a है, सॉरी ये a है ना, टी की पावर माइनस 2a, टी की पावर माइनस 2a माइनस। अब हम तो क्या करेंगे, दोनों साइड की पावर को इक्वेट कर देंगे, यानी m की कंपेयर करोगे 1 से, l की पावर को कंपेयर करोगे 2 से और t की पावर कंपेयर करोगे -2 से। कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग करने पर कंपेयरिंग, ठीक है, m की पावर a, m की पावर 1 है, m की पावर a यहाँ पर है और इसकी पावर 1 है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है ये a प्लस बी, इसकी पावर कितना है बराबर 2 के, a की वैल्यू कितनी 1 है, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू निकाल लो, c की निकालने के लिए क्या करोगे, -2a माइनस 2b प्लस का c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, a बराबर b बराबर 1 है, यहाँ पर 1 रख दो, -2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी -2 आ जाएगा, -2 यहाँ पर प्लस का c आ जाएगा इज इक्वल टू -2, एक -2 इससे कट जाएगा, इधर भेज दोगे, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 2, c की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास जो आएगा क्या निकल के आएगा, देख लो, इसमें जब रखोगे तो हमारे पास जो इसकी पावर रख दो, ये क्या आ जाएगा, फोर्स की पावर a की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। इसके बाद क्या है एक्सीलरेशन की पावर कितनी कर दोगे, d की वैल्यू कितनी आई है, a भी 1 आई है। इसके बाद c की वैल्यू कितनी आई है, c की वैल्यू 2 आई है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिला है, फोर्स a t। इसके अलावा कोई ऑप्शन है, इस पावर को अंदर भी ले जा सकते हो, अंदर ले जाने का मतलब है कि यहाँ पर फोर्स की पावर 1 आ जाएगा, एक्सीलरेशन की पावर 1 आ जाएगा और t की पावर स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसको करने का यही तरीका है। देखो हमें फोर्स कुछ याद होना चाहिए, जैसे एनर्जी की जो डायमेंशन होती है ये होती है, ठीक है, फोर्स की जो डायमेंशन होती है ये होती है, एक्सीलरेशन की होती है, ये जो यूनिट होती है उसी के बिहाफ पे हम कहते हैं। ठीक, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो जूल की डायमेंशन जब लिखेंगे तो क्या आएगा mL2T-2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, फोर्स जो आता है हमारे पास उसकी डायमेंशन क्या होती है ये भी याद होना चाहिए, mLT इनवर्स, ठीक है, t की पावर -2। फिर इसके बाद एक्सीलरेशन आता है, एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है LT-2। फिर उसका टाइम आता है, टाइम की जो डायमेंशन होती है वो t होती है। तो ये हमें याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाते हैं। फिर उसके बाद कंपेयर करके हमें फोर्स के रूप में लिखना था, फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम। इस वजह से हमें ये निकालना होगा इनकी पावर क्या निकल के आएंगे, जब कंपेयर करोगे दोनों साइड तो हम निकाल लेंगे। ठीक, समझ आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसको स्लाइड किया जा रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन मान लेते हैं, इस इंक्लाइन प्लेन से यहाँ से हमने एक ब्लॉक को स्लाइड किया है ऐसे। जब स्लाइड किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, एक्सेलरेशन कुछ होगा। यहाँ पर हमारे पास जो एस का फार्मूला होता है, एस इक्वल टू क्या होता है 1/2 a 2n-1, ये वाला फार्मूला हमारा यूज होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास एक एस क्या है, एस निकालना है, दूसरा यहाँ पर n है वहाँ पर n+1 रखना है। और इसके अलावा इसमें जो वैल्यूज लिखी है सब यही समझाया गया है कि स्लाइड चल रहा है। स्लाइड करने का मेन मकसद ये है कि इसको हमने स्पीड नहीं दी है बल्कि इसको छोड़ दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। दो कंडीशन, पहली कंडीशन है कि जब हमारे पास समय कितना है, पहले हमारे पास समय t बराबर 0 पे, उसके लिए जो हमारे पास एस है उसको निकालना है। दूसरा एस क्या निकालना है, SN+1, जब समय क्या है Tn-1 और से Tn तक, कुछ नहीं करना है। पहला पार्ट हमारा ये हो जाएगा, तो हमारे पास SN इक्वल टू निकालना होगा, यहाँ से लिख देंगे 1/2 a 2n-1, इसको ऐसे लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। दूसरा समय जाना है, वहाँ पर n को रिप्लेस कर देना है किससे, n+1 से, इससे रिप्लेस करना है n+1 से, जहाँ पर भी n है वहाँ पर n+1 रख दो, n+1 इज इक्वल टू 1/2, एक्सप्रेशन सेम रहेगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने बताया जहाँ पर भी n है वहाँ पर क्या रखना है, n+1 रखना है, तो ये 2 आ जाएगा
तो ब्रैकेट में n+1 माइनस का 1, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करो 2n आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ से हमारे पास Sn+1 हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 और a आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2n+1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब ऐसा बोला जा रहा है कि हमको इन दोनों का रेशियो बताना है, तो हमारे पास रेशियो पूछा जा रहा है, तो Sn डिवाइड बाई Sn+1 बस इसको रख दो यहाँ पर 1/2a, ब्रैकेट में क्या है 2n-1, नीचे क्या आ जाएगा 1/2a, ब्रैकेट में क्या है 2n+1, ये कॉमन है, कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रेशियो आ गया है 2n-1 डिवाइड बाई 2n+1, तो यही हमारे पास आंसर है। इसका रेशियो कौन सा ऑप्शन है 2n-1 ऊपर वाला, नीचे वाला 2n+1, ऑप्शन नंबर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये वाला फार्मूला लगाना था। यहाँ पर Sn = ut + हाफ an 2n-1 होता है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हमें अगर याद रखना है तो याद रखना है u + हाफ a 2n-1, ये वाला फार्मूला हमें यूज करना था, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि हमने उसको बस स्लाइड किया है, कोई स्पीड नहीं दी है। इस वजह से u बराबर जब 0 आ जाएगा तो हमारे पास ये फॉर्म बनने तैयार हो जाएगी। इसी का यूज करके दोनों का रेशियो पूछा गया था। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आओ, क्वेश्चन भेजो और उसका सोल्यूशन पाओ। ठीक है, बाय, टेक केयर। देखिए इस क्वेश्चन में इसमें क्या है कि हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मान लेते हैं x है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास जो है वो 240। ठीक है, ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है और एक हमारा y बनता है, एक हमारा z बनता तैयार होता है। ठीक, y और दोनों का जो मास नंबर है वो सेम है, यानी 120 में डिवाइड हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो मास नंबर है जब ब्रेक होता है फ्रेगमेंट, तो वो 120 रह जाता है। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि इस प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ की एनर्जी लेना है E1, यहाँ की एनर्जी E2 मान लेते हैं, यहाँ की E3 मान लेते हैं। इसने बोला है कि हमारे पास जो हमारे पास क्या है अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई है, यानी जो X है, X के लिए उसके एक न्यूक्लियाई में जो एनर्जी यूज होने वाली है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज होने वाली है। कितनी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि जो हमारे पास दो फ्रेगमेंट बने हैं Y और Z, इनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है प्रति न्यूक्लियाई पर न्यूक्लियाई में कितनी है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, हमारे पास इसको निकालने के लिए क्या करोगे, देखो सबसे पहले हमें न्यूक्लियाई जानना होगा। एटॉमिक नंबर जो होता है, जो एटॉमिक मास होता है, जो एटॉमिक मास होता है वही उसका न्यूक्लियाई होता है, क्योंकि न्यूक्लियाई में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियाई में हमारे पास क्या होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस कह दें, इसमें क्या होता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है ना वही होता है। तो हमारे पास इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी, जो एनर्जी दी गई है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास जब बाइंडिंग एनर्जी निकालना है पूरे प्रोडक्ट की, तो क्या करोगे, इसका प्लस इसकी एनर्जी 1 + E2। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में जो इसकी पर न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी है वो कॉमन है। ठीक है, और इसका न्यूक्लियाई कितना है, इसका न्यूक्लियाई हमारे पास 120 है। ठीक है, 120 हमने कॉमन ले लिया। इसकी एनर्जी कितना दी गई है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक न्यूक्लियाई के लिए है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक न्यूक्लियाई के लिए एनर्जी, तो हमने इसकी एनर्जी पहले निकाली। इन दोनों की एनर्जी जो है क्या है 8.65, ये दी गई है। ठीक है, लेकिन इसमें भी और इसमें भी दोनों में न्यूक्लियाई सेम है, इस वजह से हमने कॉमन ले लिया 120 को। अब यहाँ पे माइनस कर देना है किसको, E1 को, E1, और यहाँ पर E1 की वैल्यू कितना है, इसका जो न्यूक्लियाई कितना है 240। तो हमें क्या करना है सॉल्व करके, यहाँ पर क्या है 8.5 जो कि दिया गया है प्लस 8.5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 120 से, 120 को हम कॉमन ले लेंगे अभी। ठीक,
यहाँ पर क्या आएगा E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू हमारे पास है 7.6 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ से हम 120 कॉमन लेते हैं। कितना लेते हैं, 120 कॉमन ले लेते हैं। 120 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा, इसको सॉल्व करना है हमें। 120 जब कॉमन लोगे तो 240 है, इससे 120 कॉमन आएगा तो 2 बचेगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 0.5 है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 16 1 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 1 15 हो जाएगा, 15। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 120 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, जब इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 पॉइंट तो भी, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा ना, ये हमारे पास इतना आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे। अब इसको करो तो 0 से 1 पॉइंट हट जाएगा। अब 18 दूनी 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 18 1 कम 18 और 3 21 हो जाएगा। 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी आएगी। कौन सा ऑप्शन है, ये आएगा। एक बार और समझ लो, देखो यहाँ पर जो प्रति न्यूक्लियाई के लिए एनर्जी दी गई है, जो हमारे पास अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई है, यानी जो X है, इसके लिए इसके एक न्यूक्लियाई में एनर्जी कितनी है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियाई है। टोटल न्यूक्लियाई क्या होते हैं, न्यूक्लियाई में हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो क्या कहते हैं, जो हमारे पास आइटम होता है उसमें न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों शामिल होते हैं। जो एटॉमिक मास होता है वही हमारा न्यूक्लियाई होता है, कुल मिला के याद रखना है। एक के लिए दी गई है तो इससे जब 240 मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। फिर उसके बाद इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी सेम दी गई थी, 8.5 तो हमने क्या किया है, और इनका एटॉमिक मास भी सेम है, दोनों का एटॉमिक मास सेम है, तो हमने सीधे लिख दिया E1 + E2। E1 की वैल्यू कितनी है प्रति न्यूक्लियर, 8.5, E2 की कितनी है 8.5, दोनों का एटॉमिक मास सेम था, इस वजह से हमने 120 को बाहर लिख दिया। फिर उसके बाद 120 को कॉमन ले लिया और सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, समझिए ना। बाइंडिंग एनर्जी जब हम लोग निकालते हैं, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, x और यहाँ पर अगर हमारे पास B बना और इसका C बना, तो यहाँ पर जब हम लोग इसका एटॉमिक मास ले लेते हैं। अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालना होता है तो क्या करते हैं, जितना हमारे पास एटॉमिक मास में कितना चेंज आ रहा है, 9.31.5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वही प्रोसेस इसमें भी हुआ है। ये मास का मतलब होता है जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है इनका, एटॉमिक मास। ठीक, तो ये न्यूक्लियाई की बात होती है। इसने जैसा बोला है हमें याद रखना है, न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। कुल मिला के हमें क्या याद रखना था कि जो एनर्जी दी गई है उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है। दोनों में मास, ये एनर्जी माइनस ये एनर्जी जो आती है, इधर की एनर्जी माइनस इधर की एनर्जी ही बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक, बाय, टेक केयर। देखिए, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, ये बताना। ठीक है, सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर C लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है। यहाँ लेते हैं, यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी जब कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी है तो इससे चार्ज निकलेगा। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है टर्मिनल। ठीक है, यहाँ से जब चार्ज जाएगा तो चार्ज हमारा अगर Q जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर क्योंकि ये भी C है और ये भी C है, ये कितना आ जाएगा, ये Q/2 आ जाएगा और ये भी हमारा Q/2 आ जाएगा चार्ज। ठीक है, अब Q/2 आ जाएगा तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास जो वोल्टेज जाता है, वोल्टेज Q क्या होता है, CV होता है ना, Q = CV होता है। तो यहाँ से अगर हमें वोल्टेज निकालना तो क्या करते हैं, Q/C कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब इन दोनों को हमारे पास वोल्टेज निकालना है, इस पॉइंट पे हमारे पास कितना वोल्टेज होगा ये निकालना है। इसको मान लेते हैं C और इसको D मान लेते हैं और E मान लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास वोल्टेज निकालना है, किस पे वोल्टेज निकालना है, D पे, तो कैसे आएगा, चार्ज कितना है यहाँ पर, चार्ज हमारे पास Q/2 है और जो कैपेसिटर है कितना है, वो C है। जब यहाँ से पास होगा तो इसमें जो वोल्टेज आएगा कितना आएगा, Q/2C। और इसके बाद VE निकालोगे कितना आ जाएगा, ये भी हमारे पास आ जाएगा सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों सेम है, इसको हम VE मान लें और इसको VD मान लें, तो दोनों क्या है, VD बराबर है VE के।
जब ये कहानी कंडीशन फंसती है तो कभी भी यहाँ पर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, यहाँ पर कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। जब इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा तो ये कैपेसिटर मेरा किसी काम का नहीं रहेगा। जब ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं रहेगा तो ये हमारा एक वायर की तरीके ट्रीट करने लगेगा और इसको हम सीधे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ इक्विवेलेंट निकाल दो, इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सी, ये कितना आ जाएगा, सी प्लस सी बराबर आ जाएगा 2C। हमेशा याद रखना जब कैपेसिटर पैरेलल होते हैं तो सीधे ऐड कर दिए जाते हैं। रेजिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन कैपेसिटर वाले में क्या करते हैं, सीधे ऐड कर देते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक, दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, लिख दो इतना है। और यहाँ पर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। जब कोई चार्ज नहीं जाएगा तो यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो किसी काम का नहीं है। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम है। बस इतना ही करना था। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आकर अपना क्वेश्चन भेजो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन। बाय, टेक केयर, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन 2021 क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास दो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टिंग कंडक्टर है। एक की रेडियस क्या है, R1 है, और दूसरा जो कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस क्या है, R2 है। ठीक है, अब इनको क्या किया जाता है कि एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, एक वायर से दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, ये कनेक्शन यहाँ से हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी रेडियस हो जाएगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो इनको कनेक्ट किया गया है एक वायर से, ये वायर है मेरा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसकी सिग्मा 2 है, तो इसमें क्या रिलेशन होगी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो बताना है। देखो यहाँ पर कुछ चार्ज अलग होगा, यहाँ पर भी चार्ज अलग होगा, लेकिन जब इनको वायर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जब इनको वायर से कनेक्ट कर देंगे तो जितना इसमें पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इसमें होगा। वायर से कनेक्ट करने का मतलब होता है कि जो भी पोटेंशियल है, जो भी पोटेंशियल इसका है, अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसमें चला जाएगा और इसका अगर ज़्यादा है तो इसमें चला जाएगा। ये ऐसी कंडीशन आएगी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। समझ रहे ना, वायर से कनेक्ट करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी कंडक्टर हो, अगर उनको आपस में वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं तो जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कम वाले को दे देगा, और ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। ये बात याद रखनी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ का V2 है। तो हमेशा याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई स्फेयर है, इसकी रेडियस R है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आता है V इक्वल टू क्या आता है, सिग्मा को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है और रेडियस का मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाला फार्मूला में याद रखना है। कहीं पर भी अगर एक स्फेयर दिया हो और उसकी रेडियस दी गई हो, ठीक है, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, अगर वो दिया हुआ है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल निकालते हैं सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये है। और हमारे पास ये जो हमारे पास होता है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट और आर, ये वैल्यू हमारे पास ई के बराबर होती है। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये भी याद कर सकते हैं अगर करना है तो। यहाँ पर दोनों का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। जब दोनों का सेम आएगा तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर सिग्मा 1 R1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो चेंज होने वाला नहीं, ये कांस्टेंट होता है, कट गया। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 डिवाइड बाई R1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड था। ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा। क्या याद रखना है, कभी भी कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर हो, अगर उनको किसी वायर से कनेक्ट किया जाता है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है। बस ये दिमाग में रखना था और क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, क्या याद रखना है, कभी भी कोई कंडक्टर हो, अगर उन कंडक्टर को आपस में एक वायर से कनेक्ट किया जाता है तो इस केस में उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है। इसी को याद रखना था, बाकी कुछ नहीं था इसमें कॉन्सेप्ट। ठीक, तो समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।
बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आओ, अपना क्वेश्चन भेजो, उसको सॉल्व करा लो। ठीक है, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये स्फेयर है। ठीक, बाय। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, मान लेते हैं ये स्प्रिंग है। ठीक है, इस स्प्रिंग में एक वेट लटकाया गया है। जो वेट लटकाया गया है इसका जो मास है कितना है, 2 kg का मास है। ठीक है, इसमें जो वेट है वो 2 kg का है। इसके बाद इसमें जो फोर्स लग रहा है, फोर्स एफ जो लग रहा है वो कितना है, 10 न्यूटन, ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, तो टाइम पीरियड जो स्प्रिंग के लिए होता है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई, ब्रैकेट में जाओगे, जो मास लटकाया गया है डिवाइड बाई के। अब के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए हमारे पास जब स्प्रिंग को खींचा जाता है तो इसमें फोर्स लगता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, के इंटू एक्स। एक्स क्या है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और इसने बोला है कि 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ से फोर्स 10 न्यूटन है, ये हमको पता नहीं है, और यहाँ पर उससे क्या है, एक्स कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना होगा तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको ऐसे काट दोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 200 आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, बस के की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई की वैल्यू रख दो 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू में रखी है, अंडर रूट के अंदर जाओगे, यहाँ पर एम, एम कितना था, 2 kg था, उसको लिख दो, और यहाँ पर ये कितना निकाला, 200 निकाला है। कितना है, 200। अब इसको इससे काट दोगे, यहाँ पर बचेगा कितना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, फिर उसका 2 आ जाएगा, फिर उसका 6 आ जाएगा, और पॉइंट लगा दो 2 के बाद। नीचे डिवाइड से जब रूट से बाहर निकालोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, कितना आ जाएगा, 0.628 कोई ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन है। सिंपल सा याद रखना है, कभी भी स्प्रिंग में अगर कोई वेट लटकाया जाता है तो उसके लिए टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला है। ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक, टाइम पीरियड का होता है। इसके बाद हमारे पास के कैसे निकालोगे, जब भी कोई स्प्रिंग में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो फोर्स निकालने का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स। माइनस होता है, लेकिन माइनस हमें यहाँ मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, देख लो, समझ लो, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं। ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो बाय, टेक केयर। देखिए 2021 क्वेश्चन नंबर 27 है, सेक्शन ए है। इसमें बता रहा है कि हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी है किसकी, अर्थ की, वो हमारे पास क्या है, v है। अब हमको एस्केप वेलोसिटी बतानी है, एक दूसरा प्लेनेट है जिसकी रेडियस जो है वो अर्थ की रेडियस का 4 टाइम्स है। कितना है, 4 टाइम्स है। ठीक है, और इसके अलावा बताया गया है सेम मास डेंसिटी है। सेम मास डेंसिटी का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास है मास डेंसिटी यानी रो की वैल्यू सेम है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। v इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, 2gm डिवाइड बाई आर, ये हमारे पास इसके वेलोसिटी का फार्मूला होता है। यहाँ पर जो है इसमें बोला है कि क्या सेम है, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का मतलब है रो की वैल्यू सेम है। अब हमें यहाँ पर मास दिया हुआ है, सबसे पहले हमें मास को चेंज करना होगा, मास को किस में लाना होगा, डेंसिटी के रूप में लाना होगा, तब यहाँ से कुछ काम बनेगा। अब जैसे हमारे पास डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है कितना मास है डिवाइड बाई हमारे पास वॉल्यूम। क्या होता है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये होता है हमारे पास डेंसिटी। यहाँ से मास को जब रिप्लेस करना चाहेंगे तो मास को हम लिख सकते हैं m इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा क्या है, ये मास डेंसिटी है, ये तो सेम है, क्योंकि वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हो किसी भी, क्योंकि ये कैसा है, कोई भी अर्थ है, अर्थ को हमको ट्रीट करना है एक स्फेयर के तरीके, किसके तरीके, स्फेयर। और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब।
स्फीयर कहाँ से आया, क्योंकि अर्थ को हमें एक स्फीयर की तरीके से ट्रीट करना होगा, ठीक है। वैसे एलिप्स होता है लेकिन स्फीयर की तरीके ट्रीट करना होगा। यहाँ पर ये सिग्मा कांस्टेंट है, ये सॉरी रो कांस्टेंट है। यहाँ से v इक्वल टू क्या कर सकते हो, अंडर रूट के अंदर वैल्यू पुट करो 2g, ठीक है। m की वैल्यू कितना रखोगे 4/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3 पाई रहेगा, इसके अलावा r क्यूब रहेगा, डिवाइड किससे करोगे r से, तो एक r कट जाएगा, दो बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब हम सॉल्व करके लाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 8g और पाई आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा। जब आर स्क्वायर बचेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अंडर रूट के बाहर ले सकते हैं और ये आर बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि हमारे पास जो इसके वेलोसिटी फार्मूला आ गया कब, जब हमारे पास ये मास क्या है, मास डेंसिटी सेम है, उस केस में हमारे पास इसके वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, अंडर रूट के अंदर है 8πg और डिवाइड करेंगे 3 से, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रेडियस। तो इससे हमें क्या पता चला, देखो कहीं पर 8 वो कांस्टेंट होता है, 3 भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, जी हमारा पहले ही से कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पूरा पार्ट क्या है कांस्टेंट है, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो इसके वेलोसिटी है, जो इसके वेलोसिटी है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इसके वेलोसिटी है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जैसा बोला जा रहा है वैसा कर दो। इसमें बोला है कि हमारे पास जो अर्थ है उसकी वेलोसिटी क्या है v है, और जो दूसरा ग्रह है उसकी वेलोसिटी ये v1 v2 कर दो, यहाँ पर r1 r2 कर दो। पहला अर्थ है, अर्थ के लिए क्या है वेलोसिटी म्यू है, और दूसरा जो प्लेनेट है उसके लिए हमें पता नहीं है, ये v2 रखो, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा r, r वैल्यू क्या है, पहले के लिए r है, दूसरे के लिए क्योंकि रेडियस को हमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया है, ये क्या आ जाएगा 4r आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से हमें पता चलेगा जो वेलोसिटी दूसरी है वो कितनी है 4r, सॉरी 4 टाइम्स म्यू, म्यू बोले या वी बोले जो इसको लिखा हो। तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए कि जो वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये सब हमको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये कहानी हो सकती है। अगर इसने बोला है कि मास सेम होता तब दूसरी बात होती, इसने बोला है मास डेंसिटी, यानी हमें रो को सेम करना है, और रो कैसे निकलता है, रो को निकालने के लिए मास को चेंज करना होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, तब हमारे पास मास डेंसिटी आ पाएगी। अब जब ये आ जाएगी तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी। मास सेम बोलता है तो दूसरी बात है, मास डेंसिटी दूसरी बात है, ये याद रखना दिमाग में। देख लो समझ लो, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है, ठीक है। इसका ईएमएफ पहले केस में दिया गया है 1.5 वोल्ट, फिर इसके बाद पहले केस में ईएमएफ जो दिया गया है 1.5 वोल्ट है, जब हमारे पास बैलेंसिंग स्थिति कहाँ पे है 36 सेंटीमीटर, यानी बैलेंस है 36 सेंटीमीटर पे। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, सेल को बदल दिया है जिसका ईएमएफ कर दिया है 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। अब आपको बताना है कि बैलेंसिंग स्थिति कहाँ पे होगी, जो कुछ नहीं है इसमें ईएमएफ, हमारे पास जो फार्मूला होता है क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू होता है फाई फ्लक्स इनटू कितनी लंबाई है, किस लंबाई पे बैलेंस है, ये हमारा क्या होता है ईएमएफ के लिए कॉन्सेप्ट होता है, क्या है फ्लक्स और कितनी लंबाई में बैलेंस हो रहा है, यही हमारा ईएमएफ निकलता है तब जब हमारे पास पोटेंशियोमीटर होता है। पोटेंशियोमीटर सर्किट में ये वाला फार्मूला याद रखना था, ठीक है। ये हमारा क्या है फ्लक्स है, और ये हमारे पास लेंथ है, वो लेंथ है जहाँ पर हमारा ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है, सर्किट बैलेंस हो रहा है। अब यहाँ पे देखो फ्लक्स चेंज होगा नहीं, केवल चेंज होगा लेंथ, यानी हमारे पास ये पता चला कि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, बात समझे। फ्लक्स कभी भी चेंज नहीं होता है, फ्लक्स कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम बात हो रही है। चेंज क्या होगा, चेंज होगा हमारे पास ईएमएफ या फिर लंबाई चेंज होगी। अब हमें दिया गया है ईएमएफ 1 डिवाइड बाई ईएमएफ 2 इज इक्वल टू है L1 डिवाइड बाई L2। अब ये सारी वैल्यू हमें दी गई है। ईएमएफ 1 कितना दिया गया है 1.5 वोल्ट, और ईएमएफ 2 कितना दिया गया है 2.5 इज इक्वल टू, पहले बैलेंसिंग कितनी स्थिति में थी L1, L1 कितना है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, L2 हमें पता नहीं है।
ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 5 से काट दो तो ये हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5, 3 बार बचेगा, ये हमारा 5, ठीक है। अब इसको काट दो, ये 12 टाइम्स जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से L2 की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। यानी अगर हम ईएमएफ चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग की स्थिति है वो भी बढ़ जाएगी, और कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर, ठीक। ये तो हो नहीं सकता था क्योंकि ईएमएफ बढ़ा रहे थे, ये हो सकता था, ये भी हो सकता था, सॉरी 62 नहीं 60, ये पहला ऑप्शन सही है, 62 है ये तो 62, पहला ऑप्शन सही है, कितना आएगा 60 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है कभी भी पोटेंशियोमीटर सर्किट हो उसमें फ्लक्स चेंज नहीं होता है, केवल चेंज होती है ईएमएफ या फिर लंबाई चेंज होती है। इसने बोला है कि हमारे पास ईएमएफ को बढ़ा दिया गया है, अगर ईएमएफ को घटा दिया जाता तो सीधा आंसर हमारा ये हो जाता, ठीक है, क्योंकि बाकी का वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन ईएमएफ बढ़ाया गया है तो हमें बताना है ईएमएफ और लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। ईएमएफ मतलब है जो बैटरी की सप्लाई दी जा रही है, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर। देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, क्या है, एक कंटेनर है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें ग्लिसरीन भरी हुई है, ग्लिसरीन फिल है, ठीक, क्या है, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन भरी हुई है, और ग्लिसरीन की जो डेंसिटी है, जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, D/2 है, और एक जो स्मॉल बॉल इसमें है उसका जो मास है वो m है, और इसकी जो बॉल है स्मॉल बॉल उसकी डेंसिटी क्या है, d है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। देखो इसके बाद ये बोला जा रहा है कि एक समय बाद ये जो बॉल है ये कांस्टेंट मतलब रुक गई है, पहले मुंह नीचे जा रही थी अब नीचे नहीं जा रही, ऐसा समय आया जब ये यहाँ पर कांस्टेंट हो गई है। इसके लिए क्या हुआ है, इसका वेट mg नीचे लग रहा था, वेट mg नीचे लग रहा था, लेकिन ये बैलेंस तभी हो पाई है जब एक बायोन्स फोर्स लग रहा है आर्किमिडीज के सिद्धांत से, दूसरा विस्कस, क्योंकि कोई भी लिक्विड भरा होता है तो उसकी वजह से विस्कस फोर्स भी लगता है, कौन सा लगता है, विस्कस फोर्स, Fv। ये बॉडी अगर यहाँ पर रुकी हुई है, बॉडी यहाँ से मूव नहीं कर रही है, ये तभी संभव है जब जब इसके ये फोर्स और ये फोर्स इसका सम इसके बराबर हो जाए, यानी इसका टोटल नेट फोर्स का सम जो है वो जीरो हो जाए। अगर टोटल नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाएगा इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास mg जो है वो बायोन्स फोर्स और विस्कस फोर्स के बराबर आना चाहिए, तभी ये यहाँ पर रुक सकती है, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगी, ठीक है। जैसा बोला गया है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, नेट फोर्स को जीरो कर देते हैं। नेट फोर्स का मतलब है कि फोर्स का जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो आना चाहिए, समेशन ऑफ F इक्वल टू जीरो आना चाहिए। यहाँ से हमारे पास जब समेशन करोगे तो जो नीचे लग रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, mg माइनस जो ऊपर लग रहा है उसको लिख लो Fb माइनस Fb बराबर जीरो। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि विस्कस फोर्स निकालना, सॉरी विस्कस फोर्स निकालना है Fb इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज दिए बाकी mg माइनस Fb, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, क्योंकि जो बॉडी है उसका मास m है, ठीक है, और जो उसकी डेंसिटी क्या है, d है। इस बॉडी जो स्मॉल बॉडी है उसका मास कितना है, m है, और डेंसिटी d है। तो हम वॉल्यूम के रूप में लिखना चाहें तो देखो कोई भी ऑप्शन हमारे पास जो दिया हुआ है ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, इसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये mg लिखते हैं, ठीक, इसको mg लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, वॉल्यूम के रूप में लिख लें तो सही रहेगा, क्योंकि डेंसिटी दी गई है। अब अगर हमारे पास कहीं पर भी मास हो और डेंसिटी हो तो उसमें रिलेशन हमें ये याद रखनी है कि डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास मास आ जाता है, यानी मास इज इक्वल टू होता है, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या फिर डेंसिटी इज इक्वल टू कह सकते हैं मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, उसका भी यूज करना है। तो mg को क्या लिख सकते हो, m, क्योंकि डेंसिटी लिक्विड की इस बॉडी के लिए कितना है, d/2 है, ये d/2 है, वॉल्यूम इसका v लिख देते हैं, और g हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसको g लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, बायोन्स फोर्स में आओ, यहाँ पर क्या लिखोगे, फोर्स जब लिखोगे तो हमारे पास जो फोर्स है उसमें F, और हमारे पास जो फोर्स दिया गया है उसको देखो क्या लिखोगे, फोर्स को, फोर्स के विषय में देखो, यहाँ पर जैसे लिखा था, यहाँ पर वॉल्यूम लिखो फोर्स में, फोर्स को वॉल्यूम लिख देते हैं, और इसके बाद देखो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा ना, इसी बॉडी का वॉल्यूम है फोर्स। इसके बाद जिस लिक्विड में ये डाला गया है,
बात सुनो, जिस लिक्विड में डाला गया है उसकी डेंसिटी ली जाएगी, बात समझना। वॉल्यूम तो हमने इसका ले लिया है, कोई बात नहीं है। डेंसिटी जो लेंगे, इस बॉडी को जिस लिक्विड में डाला गया है वो डेंसिटी लेंगे। फिर से सुनो, बायोन फोर्स हमारे पास जो होता है एफ बी इक्वल टू क्या होता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है, इसका जो बॉडी है उसका वॉल्यूम जिसको डाला गया है, जिस लिक्विड में डाला गया है उसकी डेंसिटी है, जिस लिक्विड में डाला गया है उसकी डेंसिटी है। ठीक है, क्या है v, और जिस लिक्विड में डाला गया है डेंसिटी है। क्योंकि यहाँ पर ये नीचे की ओर आ रहा है, ग्रेविटी आ जाएगा। ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? बायोन्स फोर्स के केस में हमें ये याद रखना है कि वॉल्यूम उस बॉडी का लिया जाएगा जिस बॉडी को डाला गया है, लेकिन डेंसिटी उसकी ली जाएगी जिस लिक्विड में डाली गई है। तो डेंसिटी इस बॉडी की नहीं लेंगे, बल्कि जिस लिक्विड में डाला गया है, ग्लिसरीन में डाला गया है तो ग्लिसरीन की डेंसिटी यहाँ रखी जाएगी, और जी हमारा कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अगर यहाँ पर आपने इस बॉडी की डेंसिटी लिख दी तो फिर जीरो आंसर आ जाएगा, जीरो आंसर है नहीं। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन डेंसिटी किसकी रखोगे? यहाँ पर सॉरी ये गलती हो गई, ये mg है ना, इसकी डेंसिटी तो d है ना, इसकी डेंसिटी d है, इसको d लिखो केवल। इस वाले बॉडी इसकी तो डेंसिटी d है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा क्योंकि इस बॉडी का वॉल्यूम दिया गया है। अब डेंसिटी कितनी है लिक्विड की? d/2 है, और g भी हमारा कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया। समझे ना बात को? देखो पहले जो बॉडी थी, इस बॉडी का जो वेट है mg नीचे को लग रहा है, यहाँ पर m जो डेंसिटी ली जाएगी और वॉल्यूम लिया जाएगा इसी बॉडी का लिया जाएगा वेट के लिए। लेकिन जब हम बायोन्स फोर्स का यूज करेंगे तो बायोन्स फोर्स के केस में ये जो बॉडी रखी गई है इसका वॉल्यूम लिया जाएगा, लेकिन जिस लिक्विड में डाली गई है उसकी डेंसिटी ली जाएगी और जी लिया जाएगा। बस ये बात याद रखना था। अब इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, हमारे पास v g और d तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 बचेगा। सॉल्व करके लाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, और ये हमारे पास आ जाएगा वी डी और जी आ जाएगा। और वी डी और जी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मास हो जाएगा एम जी। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, mg/2, पहला ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, देखो समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो मास जो वेट लग रहा है ना, वेट वेट तो इस बॉडी का पूरा लग रहा है, तो इस बॉडी की वजह से इसकी डेंसिटी रखी जाएगी, और इस बॉडी की डेंसिटी दी गई है डी। तो यहाँ पर हमारे पास m की जगह क्या रखोगे, डी वी लिखोगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मास होता है वो डेंसिटी और वॉल्यूम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो इसको हमने लिख दिया। और ये हमारे पास जी हो गया, जी हमारे पास ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का, उसका एक्सेलरेशन लेंगे, ग्रेविटेशनल। ठीक है, अब यहाँ पे आओ एफ बी। एफ बी के विषय में सुन लो, वॉल्यूम तो हम इस बॉडी का लेंगे, जो बॉडी जिस लिक्विड में डाली गई उसका वॉल्यूम लेंगे, लेकिन डेंसिटी किसकी लेंगे, डेंसिटी उसकी लेंगे जिसमें इसको डाला गया है। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी, और जी हमारा तो सेम रहेगा। बस इसको रख के सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन, इसमें हमारे पास बताया जा रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हमारे पास कैपेसिटर है। इन कैपेसिटर के बीच की दूरी जो है वो क्या है, बीच की दूरी जो है वो स्मॉल डी है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ई दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद इस प्लेट, इन प्लेटों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, ये दिया गया है। ठीक, हमारे पास जब भी प्लेट ऐसी होती है तो इनमें जो कैपेसिटर आता है वो क्या आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में एप्सिलॉन नॉट और ए डिवाइड बाई टी, ये हमारे पास कैपेसिटर का फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हमारे पास जो एनर्जी के विषय पूछा जा रहा है, एनर्जी इक्वल होता है हाफ CV², क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में एक रिलेशन होती है कि वोल्टेज हमारा जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर प्लेट जो कैपेसिटर दिया गया है उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास वोल्टेज निकल आता है। यहाँ पर बस दोनों वैल्यू पुट करना है, U इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू की क्या रखोगे, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई टी। ठीक है, ये आ गया। और V की जगह क्या लिख सकते हो, E का स्क्वायर और D का स्क्वायर, एक डी कट जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ए और डी आ जाएगा, यहाँ पर E² आ जाएगा। कोई ऑप्शन हो तो मिला लो उसमें, कौन सा ऑप्शन है, ये है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक, कुल मिला के मैं क्या याद रखना था इसमें कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिए होते हैं तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस आता है वो आता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, एरिया
एक प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो, और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमेबिलिटी है फ्री स्पेस में। इसके बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, एनर्जी जो स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। यहाँ पर सी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, और वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास वोल्टेज आ जाता है। उसी का यूज किया हमने, दोनों वैल्यू पुट की, फिर उसका सॉल्व करने के बाद हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी ई स्क्वायर, ऑप्शन हमारा थर्ड सही आ जाएगा। देख लो, समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमारे पास ई एनर्जी को बता रहा है, जी हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। अब हमसे पूछ रहा है कि ई रेशियो जी की डायमेंशन क्या होगी। ई रेशियो जी की डायमेंशन पूछा है। सबसे पहले हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। फार्मूला, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, तो इसकी जो डायमेंशन आती है वो क्या आती है, जूल की डायमेंशन हम लोगों को याद होनी चाहिए। m1 है, l2 है और t-2 है, ये हमारे पास एनर्जी की होती है। वहीं ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बात की जाए, जो कि कैपिटल जी है, इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, m-1, और इसके बाद l3 है, t-2 है। कैसे निकालोगे, हमारे पास फोर्स होता है फिजिकल क्या होता है, G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है, इससे हम निकाल सकते हैं। न्यूटन इसकी होती है, ठीक है, इसकी यूनिट न्यूटन होती है। और यहाँ पर अगर इसकी डायमेंशन निकालना है, अगर नहीं याद, वैसे तो याद होनी चाहिए, फिर भी नहीं याद तो हमें इसके इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ml2 आ जाएगा, और यहाँ पर ml t-2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास न्यूटन की होती है। फिर रेडियस की यानी लेंथ की l स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर मास ले आओगे तो मास हमारे पास एक m1 आ जाएगा, फिर उसका एक m यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से एक m कट जाएगा, इसको ऐसे काटा नहीं जाता, ऊपर ले जाकर काटा जाता है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, m-1 l3 t-2। तो ये याद भी होना चाहिए, बाकी निकालने का ये तरीका है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दो, E डिवाइड बाई जी। चलो निकालते हैं। यहाँ से क्या आएगा, m l2 t-2, नीचे ले जाओ, m-1 l3 t-2। अब इनको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो m, यहाँ पर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 + 1। l की विषय रखना, l हमारे पास 2 है ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3, t-2 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m2 को अलग कर दो, l-1 कर दो, और t की पावर 0 कर दो। कोई ऑप्शन है, m2 होना चाहिए, l-1 आना चाहिए, t 0 आना चाहिए, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको करने का यही तरीका है, हमें याद होना चाहिए। नहीं याद तो एनर्जी एनर्जी का तो याद ही होता सबको, जी नहीं याद होता तो हमारे पास ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। इसकी वजह से हम यहाँ से जी निकल जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ से हमारे पास इसकी डायमेंशन ही आ जाती है। तो इसको ये लिख देना है, बस सॉल्व कर लेना है। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में। ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास वाटर जो है वो 60 मीटर हाइट से गिराया जा रहा है। वाटर को हमने 60 मीटर हाइट से गिराया है। ठीक है, मान लेते हैं सिर्फ पाइप लगा हुआ है, यहाँ से वाटर गिर रहा है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर की है। ठीक, तो यहाँ पर एक टरबाइन लगी गई है, जिससे यहाँ पर मान लेते हैं बाहर निकलता है पानी। ठीक है, यहाँ भी टरबाइन लगी हुई है। ठीक, तो ये जो वाटर बाहर निकल रहा है वो किस रेट से निकल रहा है, ये निकल रहा है 50 kg/s की रेट से पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि जो वाटर निकल के आ रहा है ये इनपुट यहाँ से होगा, लेकिन यहाँ पर जब पानी निकल के आएगा तो इस पाइप में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से 10% पानी लॉस हो जाएगा। जितना भी यहाँ से चलेगा वो 10% लॉस होकर यहाँ निकलेगा। यानी अगर यहाँ से हमारे पास 100% पानी जा रहा था तो यहाँ बाहर आउटपुट जो निकल के आएगा वो 90% निकलेगा, किसका, इनपुट का। ठीक है, ये कैसे पता चला, क्योंकि ये शब्द लिखा हुआ है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है वो 10% एनर्जी का लॉस हो रहा है।
इसका मतलब जो हमारे पास इनपुट आ रहा था उसका 90% ही आउटपुट निकल के आएगा। हमारे पास एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है हमारे पास पावर इंटू समय। क्या होता है? पावर इंटू समय होता है एनर्जी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर पावर इनपुट हम देखें, इनपुट पावर इक्वल टू क्या आ जाएगी? इनपुट पावर हमारे पास आ जाएगी एनर्जी डिवाइड बाई टी, क्योंकि इसमें बोला पर सेकंड के हिसाब से। पर सेकंड का मतलब होता है कि एक सेकंड में, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पर सेकंड मतलब टी की वैल्यू एक सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ से पी इनपुट निकालो, पी का मतलब पावर है, ठीक है, इनपुट इज इक्वल टू यू। एनर्जी हमें निकालना है, एनर्जी एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। किसी भी हाइट से कुछ गिरता है तो उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh होती है। क्या होती है? mgh। यहाँ पे क्या आएगा? एम जी और एच आएगा, ठीक है। यहाँ टाइम की जगह 1 लिख दोगे क्योंकि एक सेकंड के अंदर निकालना है। तो पी इनपुट कितना हो जाएगा? पी इनपुट हमारे पास आ जाएगा, एम की वैल्यू दी गई कितना? 15 kg पर सेकंड था, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। और उसके बाद जी की वैल्यू दी गई ये 10 मीटर पर सेकंड। हाइट बताया 60 सेंटीमीटर, तो हाइट हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 15 छक्का 90 यानी 9000 आ जाएगा। 9000 वाट पावर आई है। लेकिन हमने बताया जो आउटपुट निकल के आएगी एनर्जी, जो आउटपुट आएगी वो कितना होगा? जो आउटपुट पावर आएगी, सॉरी, एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है? 10% लॉस हो रहा है। 10% लॉस होने का मतलब है जो आउटपुट आएगी वो कितनी आएगी? वो हमारे पास 90% आएगी। किसका? इनपुट का आएगी। तो हमारे पास आउटपुट जो पावर आएगी, आउटपुट पावर जो आएगी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90% ऑफ इनपुट पावर, इनपुट पावर का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा? 90%, और यहाँ हमारे पास कितना था? 9000। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, 1 2 1 2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये आ गया। तो इसके बाद क्या आएगा? क्योंकि 100% के लिए 90% के लिए हमें चाहिए था, सीधे ही करो, डिवाइड ना करो, क्योंकि हमें 100%, ये 100% लिए है, हमें 90% के चाहिए, बस ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। 90 इंटू 9000 मल्टीप्लाई करो, 9 ने 81 हो जाएगा। ठीक है, 51, और यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अब इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ये काट दो, 1 2 कितना बचा? यहाँ पर हमारे पास बच गया जाके 1 2 3 4 जीरो आने चाहिए था ना, यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो बच जाएंगे, 8100। ये हमारे पास वाट आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन किलो वाट में दिया गया। तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 किलो वाट आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा? पहला आ जाएगा। देखो यहाँ 100 से डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि ये 100% के लिए हमें 90% के लिए निकालना है, तो परसेंटेज को हटाओगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 8.1 किलो वाट, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। जैसा बोला जा रहा है कि हमारे पास जो वाटर को गिराया जा रहा है कितने 60 मीटर हाइट से गिराया जा रहा है। यहाँ पर एक टरबाइन लगी होगी, टरबाइन की वजह से ये जो पाइप से पानी यहाँ पे पहुँच रहा है उसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है 90%, सॉरी 10% एनर्जी का लॉस होने का मतलब है जो भी हमारे पास इनपुट पावर थी उसकी जो आउटपुट पावर आएगी उसका 90% आएगा, क्योंकि 10% को हटाना होगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।